दोस्तों, आपका दोस्त नबील आज हाजिर है और आज हम डिस्कस करेंगे यूके में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। और हमारे दोस्त हसैन कुरसानी हमें शॉर्टली ज्वाइन करने वाले हैं। हमारा ये सिलसिला हर हफ्ते चल रहा है, वीकली सेशन है और हर हफ्ते वीकेंड पर हम डिस्कस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अवेलेबल पाकिस्तानी के लिए जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अभी तक हम कवर कर चुके हैं यूएस मारिज अहमद सिद्दीकी के साथ और नॉर्वे मुर्जा अली खान के साथ, और आज मैं ला रहा हूँ अपने दोस्त हसैन कुरसानी को यूके से, जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर भी हैं, और हमें वो बताएंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि हमारे एक दोस्त शहरियार ने माशाल्लाह अपना एक रेस्टोरेंट, अपना एक बिज़नेस लॉन्च किया है ज़ेबिस यूनिवर्सिटी जो क्लिफ्टन में वाक़ है उसके बिल्कुल सामने। तो मैं इंकरेज करूँगा कि मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो विज़िट करें और GH10 यानी GH10 जो है वो कोड है, ग्रीन हाउस नाम है उस रेस्टोरेंट का, ग्रीन हाउस कैफ़े। तो आप लोग विज़िट करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और GH10 का जो मैं कोड बता रहा हूँ, ये डिस्काउंट कोड है जिससे 10% आपको डिस्काउंट मिल सकता है वहाँ पर विजिट करने का। तो हमें अपने दोस्तों के बिजनेस को इसी तरह प्रमोट करना चाहिए। ये रीज़न है कि आई एम एक्टिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रीन हाउस कैफ़े, जो कि मेरे दोस्त शहरियार ने लॉन्च किया है बिल्कुल ज़ेबिस यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट। तो मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा विजिट करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और डिस्काउंट के लिए 10% डिस्काउंट के लिए आप को इस्तेमाल कर सकते हैं। हसैन हमारे साथ आ चुके हैं और वेट कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हसैन हमारे इन्विटेशन पर आने के लिए। और जैसे हमारा एक वीकली सेशन चल रहा है और इसके अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे आपकी अभी तक क्या जर्नी रही है, किस तरह वहाँ पहुँचे। और हम लोग जैसे सब बैचमेट एक साथ हमने स्टार्ट किया, मुख्तलिफ मुल्कों में हम लोग मौजूद है, एक नेटवर्क हमारा बन चुका है, इंटरनेशनल नेटवर्क। और अब हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग जो कि हमारे जूनियर हैं या दूसरे प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं ख़ास तौर पे आजकल की सिचुएशन में, तो हम उनको किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज शेयरिंग से। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपसे, आप स्टार्ट करें अपनी जर्नी से, कहाँ से स्टार्ट लिया, आज कैसे यहाँ बैठे हुए हैं। स्टार्ट तो फर्ग्यूसन से, पाकिस्तान से स्टार्ट किया था। 2006 में अक्टूबर में इंडक्ट हुए थे। 9th FC बैच में मैं था जिसमें आप भी थे। और TSA से मैंने जो है वो अपनी CA इंटर किया था। फिर जो है वो फर्ग्यूसन में सेक्शन C में था। सेक्शन उस ज़माने में फर्ग्यूसन में स्पेशलाइजेशन थी कि सेक्शन C जो है वो ज़्यादातर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑडिट करता था, और बाकी सेक्शंस भी थे लेकिन मिक्स एंड मैच था। मेजॉरिटी क्लाइंट्स जो सेक्शन C में होते थे वो बैंकिंग क्लाइंट्स थे। तो अक्टूबर 2006 से जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद दिसंबर 2010 के अटेम्प्ट में मैंने CA क्वालिफाई किया और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बन गया। वहीं मैंने 2-3 साल जॉब की। फिर 2012 में मैं 2013 में मैं मैनेजर प्रमोट हुआ वहाँ, और उसके बाद फिर मैंने कुछ मंथ्स बाद जो है वो KPMG सऊदी अरेबिया में अप्लाई किया अपने फ्रेंड्स के थ्रू। अगेन वही नेटवर्क जो है वो, क्योंकि मिडल ईस्ट में उस ज़माने में ये होता था, अब तो है लिंक्डइन प्रॉपर जो है वो, और गल्फ टैलेंट और बाकी वेबसाइट्स हैं जिनमें जॉब पब्लिश होती हैं। पहले टाइम पे तो यही होता था कि भाई आपके फ्रेंड्स बताते थे कि यार यहाँ जॉब आई भी, अप्लाई कर दो। तो मेरा एक दोस्त था शारिक एजाज, तुम जानते हो उसको, उसने बताया था और वो वहाँ जॉब भी कर रहा था। पता चला कि CV आ गई, मेरी CV फॉरवर्ड हो गई, इंटरव्यू हुआ, वहाँ मूव हो गया। 2013 के अगस्त में मैं वहाँ मूव हुआ था और मैंने तकरीबन वहाँ अराउंड 3 साल जॉब की KPMG जद्दा ऑफिस में। वहाँ तुमने भी कुछ टाइम मेरे साथ जॉब की थी फॉर सम टाइम। फिर उसके बाद मूव हो गए थे इंडस्ट्री में, और वहीं से फिर मुझे एक और अगेन फ्रेंड के थ्रू पता चला कि जो है वो यूके में KPMG यूके में हायरिंग हो रही है। तो मैंने अपनी CV फॉरवर्ड की, तो उसके कुछ टाइम बाद कॉल आई। नॉर्मली यूके में होता है कि बिग 4 फर्म्स में देखा गया, जनरली मैं आउट ऑफ 2 बिग 4 में काम कर चुका हूँ। अभी मैं KPMG में नहीं होता, दूसरी फर्म में हूँ, वो भी काफ़ी बड़ी फर्म है यूके की। और यहाँ नॉर्मली HR जो है थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करता है जनरली, तो लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं इस पर। जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे पहले कॉल आई कि इंटरव्यू, और उसके करीबन में 1-1.5 महीने बाद फिर जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हुआ। फिर सेकेंड इंटरव्यू में भी टाइम लगा। फिर जो है वो वेरिफिकेशन वगैरह जो होती है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है यूके का, तो इसमें आपको थोड़ा पेशेंस शो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो, जैसे सऊदी अरब में भी थोड़ा टाइम लगा था
लेकिन सऊदी अरब से ज़्यादा टाइम मुझे यूके में प्रोसेसिंग में लगा खाली, कि वो सिक्योरिटी क्लियरेंस, तो वो एक इनका वॉच डॉग की एजेंसी होती है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपके चेक कराती है, वेरीफाई कराती है, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस टेक्स टाइम। और उसके बाद जाके फिर अराउंड को 6-7 महीने का प्रोसेस था, उसके बाद जाके फिर मेरा वीज़ा अप्लाई हुआ। तो मैं यूके में 2016 में मूव हुआ। उस वक्त मैं एक फर्म ज्वाइन की मैंने एज ए मैनेजर, और उसी फर्म में फिर मैं 2-2.5 साल में सीनियर मैनेजर प्रमोट हुआ। फिर वहाँ से मैंने एक और फर्म मूव कर ली यूके में ही। वो भी ये पता चला, वो जो मैंने मूव की थी वो मैंने पोर्टल में अप्लाई करके मूव की थी, क्योंकि सिस्टम बड़ा अच्छा हो गया। अब जॉब जो है वो आपको ऐसे नहीं मिलती कि भाई जॉब आई भी है तो अप्लाई कर दो, सीवी फॉरवर्ड कर दो। यूके में अब जॉब जो है वो, अगर आपको बिग 4 में आना है तो आपको उनके पोर्टल पे जाना पड़ेगा। उनकी वेबसाइट सबकी बनी हुई है, उनके पास जाएं, उनकी पब्लिश जॉब जो आ रही है उस पर अप्लाई करें। नॉर्मली मैंने देखा है काफी लोग अप्रोच डायरेक्टली कर रहे होते हैं कि मेरी सीवी जॉब लगवा दो, ऐसा अब होता नहीं, पहले होता था पर अब ऐसा नहीं होता। अब ये है कि आप कितनी भी सीनियर पोजीशन में हो फर्म में, लेकिन जो है वो अगर आपको जॉब चाहिए यूके में तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आना पड़ता है। हाँ, उसमें फिर ये हो सकता है कि जैसे मैं किसी को जानता हूँ और मैं जैसे लेट से मैं अपनी फर्म में इंटरव्यू भी करता हूँ, तो कोई सीवी आएगी कि मुझसे पूछेगा इनफॉर्मली कि हाँ यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने अप्लाई किया या मेरे किसी और बैचमेट ने अप्लाई किया या किसी ऐसे बंदे ने अप्लाई किया, तो मैं जानता हूँ, तो वो अगर तुम मेरा नाम लोगे कि भाई, नॉर्मली इंटरव्यू के टाइम पे वो पूछते हैं कि आप किसी को जानते हैं, तुमने बताया भाई मैं तो वो मुझे कॉल आएगी, मुझसे पूछा जाएगा कि भाई आप इसको जानते हैं पर्सनली, कैसा है। वहाँ मैं आई कैन पुट सम गुड वर्ड्स अबाउट यू कि भाई वहाँ मैं जानता हूँ पर्सनली, आई कैन टेक अश्योरेंस और ऑल दैट, प्रोवाइड अश्योरेंस, या मैं जो हूँ वो उसके साथ काम कर चुका हूँ, मैं पर्सनली जानता हूँ। वहाँ ये बेनिफिट, सिर्फ वो बेनिफिट आपको मिल सकता है। उसमें भी मैं आपके इंटरव्यू प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज मैं आपको जानता हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो ऐसी भी सिचुएशंस आई हैं जहाँ सीवीज जब मेरे सामने आई और मैंने जब बाद में पता चला कि इंटरव्यू अच्छा है, इसको साथ तो मैं फर्ग्यूसन में काम कर चुका हूँ, तो फिर मैं बैकआउट हो जाता था, ताकि फिर वो बाद में इनको पता चलता है तो वो अलग चीज़ होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप किसी फर्म में, जैसे मैं अभी एक फर्म में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी जॉब वहाँ करा सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि आपको पोर्टल पे जाके बता सकता हूँ कि हाँ यार जॉब्स आई हुई हैं, और लिंक भेज सकता हूँ, वहाँ यू कैन अप्लाई। आप मेरा नाम भी पुट कर सकते हैं एज अ रेफरी इफ यू वांट, या जब आपका इनिशियल स्क्रीनिंग कॉल आए तो आप बता सकते हो कि मैं किसी को जानता हूँ, इफ आई नो यू, तो मैं आई कैन डू दैट। और वो जो है बाकी फर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं। तो फिर अच्छा, मैं बता रहा था अपनी जर्नी, थोड़ा बातें इधर उधर निकल गई। तो फिर मैं दूसरी फर्म में आया, वहाँ फिर मैं अभी रिसेंटली जो है वो एसोसिएट डायरेक्टर प्रमोट हुआ हूँ। मैं पहले ऑडिट में था शुरू से, मैंने भी रिसेंटली जो है वो, तकरीबन रिसेंटली तो नहीं, तकरीबन 1-2 साल पहले अकाउंटिंग एडवाइजरी में हो गया हूँ मैं, क्योंकि ऑडिट में थोड़ा सा ऑब्वियसली डिमांडिंग हर जगह ही होती है, ऑब्वियसली भी तेज। आप जो है वो ये चाहते हैं कि लेट सेटिंग ऑल्दो नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है रेगुलेटर्स का, इसका उसका, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मैं ऑब्वियसली, हम सबकी फैमिली हो गई है, बच्चे भी हो चुके हैं, तो आगे जाके आपकी प्रेफरेंस प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आप फैमिली की तरफ भी थोड़ा चाहते हो कि फोकस करो, उनको टाइम ज़्यादा दो। तो मैंने एक डिसाइड किया कि यार मतलब जो है वो आई शुड मूव टू अकाउंटिंग एडवाइजरी, बिकॉज अकाउंटिंग समहाउ मुझे अच्छी लगती थी, शुरू से पसंद आती थी। मैं पहले प्रोजेक्ट्स कर भी चुका हूँ अकाउंटिंग के, तो फिर मैंने अकाउंटिंग एडवाइजरी ज्वाइन कर ली। तो सो फार ये जर्नी है। इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन स्टेटस, मैं आया था Tier 2 जनरल माइग्रेंट वीज़ा पे, जो जनरली वर्क वीज़ा होता है, वर्क परमिट लेके आप आते हैं। 5 साल में वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जो कि जैसे यूएस में ग्रीन कार्ड होता है वैसे यूके में इट्स कॉल्ड ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। उसमें फिर आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो आपका अपना वीज़ा होता है, और उसके 1 साल बाद फिर आपको नेशनलिटी मिल जाती है। तो सिटीजनशिप मुझे लास्ट में मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। तो ये दैट्स द जर्नी सो फार। चलो ग्रेट है। तो अच्छा, इस पूरे जर्नी के अंदर जाहिर सी बात है काफ़ी पाकिस्तानी जो है वहाँ पर हैं, कम्युनिटी शेप में रह रहे हैं, और तो इसके अंदर कोई जैसे कुछ लोग जो हमारे, अगर हम CA बैकग्राउंड की बात करें तो वहाँ जाकर लोकल क्वालिफिकेशन लेते हैं, जैसे ICW या FMVA, तो क्या ये हेल्प करती हैं या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती जो इंडिया पाकिस्तान से 4 अकाउंटेंट्स आ रहे हैं? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं होती यहाँ, एज लॉन्ग एज वो आपकी, देखो ऑडिट क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ ऑडिट में है। अब जैसे कि हम अगर एज एन ऑडिटर आना चाह रहे हैं, तो अगर आप एज ए मैनेजर या एज एन असिस्टेंट मैनेजर आ रहे हैं, तो आपको एक ऑडिट क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, या आपको एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आप किसी भी IFAC मेंबर के मेंबर हो, सॉर्ट ऑफ, जैसे ICAP है, ICAP मेंबर है,
उसके आप मेंबर हैं, चाहे पाकिस्तान के हो, इंडिया के हों, किसी और कंट्री के हों, इनफैक्ट ACCA हो या कोई और आपने अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन ली हुई हो, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर ऑडिट। अकाउंटिंग एडवाइजरी में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, मतलब इस तरह की क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली है कि यू हैव टू हैव एन अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन। वो BA भी हो सकती है, वो बैचलर्स भी हो सकता है, मास्टर्स भी हो सकता है, लेकिन ये जो ICAP का CA है, ICCA है, ये रिक्वायरमेंट सिर्फ ऑडिट के अंदर है। जैसे हमारी एक जो पार्टनर है अकाउंटिंग एडवाइजरी की, उसने एक्चुअल साइंसेज में मास्टर्स किया हुआ है और वो पार्टनर अकाउंटिंग एडवाइजरी की है। उसकी अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन जो है वो ऑब्वियसली उसने इनिशियली जो है वो एक्चुअल साइंसेज नॉट एन अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, लेकिन ऑब्वियसली वो बाद में उसने एक्सपीरियंस के साथ वो ये हम जब CA कर रहे थे, मैं बताया जाता था कि भाई फर्स्ट स्टेप है CA आपका, वो आपको एक अच्छी जगह ले जाएगा, उसके बाद जो आपकी काबिलियत है वो आपको आगे लेके जाएगी। जब उसकी क्वालिफिकेशन 3-4 लाइन की कर लो लेकिन आप काबिल नहीं है, तो यहाँ वो आपको मेरिट पे असेस करते हैं। वो ऑब्वियसली आपसे इंस्पायर होते हैं कि आपने 5 डिग्रीज की हुई है, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वो डिग्री कुछ आपको सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो आपको ऑब्वियसली प्लान में डाल देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि भाई यूके फर्म्स जो हैं वो प्रेफर कर रही होती हैं रिक्रूटमेंट के पर्सपेक्टिव से CAs को, तो क्या कोई और ऑप्शंस भी हैं? यानी जैसे तुमने बताया भी कि नॉर्मल ग्रेजुएट या मास्टर्स भी हैं, या मास्टर्स कोई अकाउंटिंग फाइनेंस में, क्या वो अप्लाई कर सकता है बिग 4 फर्म के अंदर? हाँ, क्यों नहीं कर सकता। मैंने बताया ना कि सिर्फ ऑडिट में अगर आप एज एन ऑडिटर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट में अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट आती है। इट कैन बी ACCA एज वेल, इट कैन बी CA, इट कैन बी लेकिन आप कंसल्टेंसी में अप्लाई करें, आप एडवाइजरी में अप्लाई करें, अकाउंटेंट हमारे डिपार्टमेंट अकाउंटिंग एडवाइजरी का, उसमें अप्लाई करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट CA नहीं है उसमें। हम ये देखते हैं कि अगर असिस्टेंट मैनेजर आ रहा है तो उसने कोई उसने जो अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन की हुई हो, इट कैन बी एनीथिंग, या अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन ना भी की हुई हो, उसका अकाउंटिंग एक्सपीरियंस हो। काफी ऐसे भी होते हैं, जैसे अब तुम देखोगे जनरली जो यहाँ के पार्टनर्स हैं या कुछ सीनियर पार्टनर्स की प्रोफाइल जाके देखो, अगर मैंने देखी है बीच में, मैंने काफी इस पे रिसर्च किया था कि जो सारे जो पार्टनर्स हैं सब बने हुए हैं, इनकी क्वालिफिकेशन उस टाइम से बैचलर्स, कुछ ने बैचलर्स किया था उस जमाने में, कुछ ने आर्ट्स में बैचलर्स किया हुआ है, किसी ने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, कुछ ने मैथमेटिक्स में किया हुआ है, जैसे वैल्यूएशन साइड पे, या इनफैक्ट अकाउंटिंग में भी कुछ लोग हैं जो मैथ्स के मेजर हैं। जैसे अभी लास्ट वीक हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, वहाँ एक बंदा एक पार्टनर था वो, और वो पार्टनर था रेगुलेटरी मैटर्स का, ये जो रेगुलेटरी एश्योरेंस होता है, उसका मास्टर साइकोलॉजी में था। साइकोलॉजी का मास्टर जो है वो अकाउंटिंग एडवाइजरी कर रहा है, उस वजह से कर रहा है, एक्सपीरियंस है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद आप आ जाते हैं। उसके बाद जहाँ काफी लोग जो है वो मूव करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन किसी और चीज की होती है, आप एक्सपीरियंस किसी और चीज पे ले लेते हैं, और वो एक्सपीरियंस में आप फिर एक्सेल करते हैं, आपकी काबिलियत उसी पर डेवलप हो जाती है, उसको आपकी जॉब मिल जाती है उस पर। अगेन जब सीधे मैं भी असेस करता हूँ तो मैं क्वालिफिकेशन कॉलम को देखता हूँ, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। जैसे ये इंटर किया हुआ, अच्छा से ये BCom या बैचलर्स किया हुआ या मास्टर्स किया हुआ, इट्स फाइन, एक्सपीरियंस क्या है उसका, दैट इज व्हाट दैट कम। ऑब्वियसली एम्प्लॉयर देखोगे अपना, तो वो एम्प्लॉय देखोगे तो वही देखोगे मैंने काम कराना है इससे, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग एडवाइजरी, उसका कितना एक्सपीरियंस है, कौन से स्टैंडर्ड्स पे इसने काम किया, कौन से टॉपिक्स पे इसने काम किया। क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली मैटर करती है, लेकिन आउटसाइड ऑफ ऑडिटिंग ये वाली रिक्वायरमेंट ACA और जो बाकी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हैं। आप किसी भी पोर्टल पर जाएं, जैसे PwC के या KPMG के, वहाँ आप अकाउंटिंग एडवाइजरी की जॉब या किसी भी एडवाइजरी की देखें तो वहाँ आपको ये मेन क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम लिखा हुआ नहीं आएगा कि हैज टू बी एन ACA, लिखा आएगा कंटेन अ बैचलर्स और अ मास्टर्स डिग्री और समथिंग। सही। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज ये कि एक नई चीज मैंने ऑब्जर्व की, शायद तुम जानते हो, शाहरुख तरीन जो हमारा KPMG का होता है, हमारे बैच का ही है, सीनियर मैनेजर है, वो CFO एडवाइजरी, ये क्या इंडस्ट्री के लोग CFO एडवाइजरी को एक नई बिजनेस लाइन मुझे लगती है जो इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। तो क्या CFO एडवाइजरी में इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, जो इंडस्ट्री मूव हो चुके हैं CFO हैं या उनको कंसल्ट करें, तो क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं CFO एडवाइजर के रोल के? एडवाइजरी में कर सकते हैं। ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि अभी उनका टोटल एक्सपीरियंस ही इंडस्ट्री का था, और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में या ऑब्वियसली कंट्रोल्स में, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, उनके लिए काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट CFO एडवाइजरी ही होता है, बिकॉज उनका ऑडिट ऑब्वियसली जो भी अगर इंडस्ट्री मूव कर चुका है, अब वो जहाँ ऑडिट में आना चाहे तो होता वो मेरा बैचमेट है, इसलिए उसका एक्सपीरियंस होता है कोई 16-17 साल का पोस्ट, मतलब ओवरऑल,
पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर वो 10, 11, 12 जब भी क्वालिफाई किया है तो 10 साल तो कम से कम एक्सपीरियंस है उसका, लेकिन उसने Right. ऑडिट 2010 में किया है, 11 में किया है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ आएगा तो उसको सीनियर मैनेजर ऑडिट तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनके लिए ये डिपार्टमेंट सीएफओ एडवाइजरी हो गया या कंसल्टिंग हो गया या इस तरह के एक्सपीरियंस या कंट्रोल्स पे अगर उसने काम ज्यादा किया है तो कंट्रोल एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है। अभी यूके सॉक्स रिक्वायरमेंट भी आ जाएंगी कुछ सालों में, जैसे यूएस में पता होगा कि जो सारी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको उनका इंटीग्रेटेड ऑडिट होता है। मतलब ये कि इंटीग्रेटेड ऑडिट, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, कि वहाँ आपको ऑडिट ओपिनियन जो ऑडिटर्स को देना होता है वो इंटरनल कंट्रोल्स पे भी देना होता है और नॉर्मल ऑडिट भी करना होता है। तो यूके में भी आहिस्ता आहिस्ता भी आ रही है रिक्वायरमेंट्स। तो जिन लोगों की कंट्रोल्स की नॉलेज अच्छी है वो डिपार्टमेंट अभी डेवलपिंग डिपार्टमेंट है, उसमें रिक्वायरमेंट आ रही हैं। इसी तरह से ESG रिलेटेड आजकल मैटर्स काफी इन हुए हैं, जैसे ESG के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं अभी S1 इसमें, जो अपना IASB ने भी स्टैंडर्ड्स अभी जो है वो पब्लिश किए हैं, इन्फोर्स तो नहीं हुए अभी, किसी ने अडॉप्ट नहीं किया उनको। स्टैंडर्ड्स आ गए हैं लेकिन किसी भी कंट्री ने अडॉप्ट नहीं किया है, तो इसलिए भी लग नहीं रहे। इसी तरह यूरोप के भी आ गए हैं, तो उन पे भी काफी ज्यादा हायरिंग, अभी उन पे भी काफी ज्यादा काम हो रहा है। तो ये वाले सारे एरियाज हैं, अगर आपने अपनी एक्सपर्टीज पर डेवलप कर ली है उन एरियाज में, जैसे कि कंट्रोल्स में ऑब्वियसली सबकी होती है, जो ऑडिट करता है उसको कंट्रोल्स चीजें पता कंट्रोल्स में क्या है। इनफैक्ट मैनेजमेंट में भी, इंटरनल ऑडिट में भी आपका एक्सपीरियंस है तो आप कंट्रोल्स में काम कर रहे होते हो, तो वो वाला एक एरिया होता है जिसमें आप यू कैन अप्लाई और यू कैन डेमोन्स्ट्रेट कि भाई मेरे को एक्सपीरियंस है। सीएफओ एडवाइजरी एज यू राइटली मेंशन एक वो एरिया है जिसपे यू कैन अप्लाई। इस तरह से इंटरनल ऑडिट भी एक डिपार्टमेंट है जिसमें अगर आपने इंटरनल ऑडिट एक्सपीरियंस है तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली ऑडिट में जो है वो ऑडिट एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो सीवीज उनकी जो है वो थ्रू नहीं हो पाती, क्योंकि अगर आपको मैनेजर रख रहे हैं तो वो कहेंगे यार एटलीस्ट उसने एक मैनेजर की कैपेसिटी में तो काम किया। नॉर्मली लास्ट कैपेसिटी जो होती है, जो इंडस्ट्री मूव जाते हैं हमारे फ्रेंड्स जो हैं, वो सुपरवाइजर होती है, ऑब्वियसली उनको फिर रख नहीं पाते, तो वो फिर स्ट्रगल करते हैं। और वो ऑडिट में इनफैक्ट उनको रख भी लें फिर वो स्ट्रगल फिर करते हैं, क्योंकि अगर तुम खुद याद करोगे जिस टाइम पे ऑडिट होता था पाकिस्तान में या उससे पहले, वो रेगुलेशंस कितनी चेंज हो चुकी हैं, लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, अब जो है वो सारे स्टैंडर्ड्स काफी हद तक चेंज हो चुके हैं, तो अब ऑडिट का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो वो कैचअप करने में भी टाइम लगता है। स्टैंडर्ड्स भी बहुत चेंज हो गए हैं उस टाइम पे, और अभी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो चुके हैं। तो ये सीएफओ एडवाइजरी जो है बेसिकली एग्जांपल ये होती है कि सीएफओज जो होते हैं कंपनीज के, या जैसे कि कोई मर्जर एक्विजिशंस होते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लिया, ऐसे भी रिसेंटली हुआ भी है, कुछ यूके की एक बैंक ने दूसरे बैंक को अक्वायर किया। इसके अलावा मर्जर्स एक्विजिशंस ट्रांजैक्शंस में भी जॉब्स आती हैं, एक ये भी काफी अच्छा डिपार्टमेंट है ट्रांजैक्शंस का। तो यहाँ भी अगर आपने किसी मर्जर का पार्ट आप रहे हैं तो उसमें एक चेंज आता है, ऑब्वियसली आपको जो है वो एक तो कंसोलिडेशन असेसमेंट सारी होती हैं, उनके कंट्रोल्स अलाइन करने पड़ते हैं, उनकी पॉलिसीज अलाइन करनी पड़ती है, सारी अकाउंटिंग उसकी देखनी होती है, सारे प्रोसेसेस अलाइन करने होते हैं। तो उनमें भी सीएफओ एडवाइजरी के लोग होते हैं, वो दे कैन एक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसका स्ट्रॉन्ग होता है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हायर होते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे एक सिग्निफिकेंट एक बड़े बैंक ने दूसरे बड़े बैंक को अक्वायर कर लिया, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि भाई इसको लेके कैसे चलना है, रेगुलेटरी में तो कैसे लेके चलना है, इसको कैसे लेके चलना है। तो यहाँ उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि वो, उन लोगों का काम यही होता है कि कोई टेक्निकल काम नहीं है उनका, वो ओवरऑल प्लान समझते हैं, उस प्लान को वो चॉक पूरा प्लान बनाते हैं, डेली प्लान, वीकली प्लान। और उनका काम सिर्फ ये होता है कि वो टीम्स को फॉलो अप करते हैं कि भाई तुम्हें ये टास्क दिया गया था, तुम कहाँ पहुंचे, और ओवरऑल स्लाइड बना के प्रेजेंट करते हैं टू एग्जैक्ट कि भाई ये प्लान था, यहाँ पहुंचे। ओके